हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 4 है जिसमें हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, उसी के ही एक और लेक्चर को लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम वांडर वाल्स को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं पीबी आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप सभी से पूछा जाता है ड्रा द पीबी आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें डायरेक्ट आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आप सभी से अगर शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर में अगर क्वेश्चन बोला जाता है तो उसमें बोला जाता है कि क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, इनके डिफिनीशन दे दीजिए। तो हम इसी के बारे में इस लेक्चर में सब कुछ डिटेल से समझने वाले हैं। और इस लेक्चर को जब हम समझ लेंगे तो हमारा अगला लेक्चर और भी आसानी से आप सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम अगले लेक्चर में वांडर वाल इक्वेशन का उपयोग करेंगे और क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर का भी उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अपने चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। अब हेडिंग डाल दीजिए पीबी आइसोथर्म ऑफ CO2, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के पीबी आइसोथर्म के बारे में समझने वाले हैं हर एक चीज़ को। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर P का मतलब है वही प्रेशर, V का मतलब है वॉल्यूम, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सवाल उठता है कि आइसोथर्म क्या है। तो हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं, जो कि आप सभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में आता नहीं है लेकिन मैं समझा देता हूं कि पीबी आइसोथर्म का मतलब क्या है, इसको पहले समझ लो। ठीक है, तो पीबी आइसोथर्म का जो मतलब होता है, वैसे आप लोग कॉपी और पेन ले चुके होंगे ना, तो हेडिंग दे दीजिए। और अगर इनके नोट्स, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इनके नोट्स इस लेक्चर में मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है। तो इसमें जो नोट्स लिखने रहेंगे वो बहुत बड़े लिखने रहेंगे, क्योंकि यह पूरा एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्वेशन जो एंड्रयू ने दिया था, उसी के बारे में यहाँ पर लिखना रहेगा। तो इसका जो नोट्स रहेगा वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीबी आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले तो यह समझ लो कि ये जो हमारे पास प्रैक्टिकल हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड का पीबी आइसोथर्म, ये एंड्रयू एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पहले बेसिक टर्म्स पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि इधर हम उपयोग कर लेंगे। जो हमारे पास आइसोथर्म लिखा गया है, ठीक है, आइसोथर्म लिखिए या आइसोथर्म से लिखिए, बात एक ही है। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आइसोस प्लस थर्म। ठीक है, देखो आइसोथर्म हमारे पास एक अंग्रेजी शब्द है, ये बात हमें पता है। तो जो आइसोथर्म है वह अंग्रेजी शब्द है। तो अंग्रेजी शब्द यानी कि इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो लैटिन वर्ड से मिलकर बने होते हैं। जैसे अभी मैं एक चीज़ थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो हम यह बात जानते हैं कि जो हमारा हिंदी भाषा है वह संस्कृत से बना हुआ है। तो हर एक भाषा, जैसे हम बोलते हैं सुबह, तो जो सुबह है वह हमारे संस्कृत भाषा के एक शब्द से ही उठाकर बनाया गया होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुबह, और अगर संस्कृत में बात करें तो प्रातः काल कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो अंग्रेजी शब्द बने हुए हैं वो सभी के सभी लैटिन वर्ड से मिलकर बने होते हैं। लैटिन लैंग्वेज से ही इंग्लिश लैंग्वेज का जन्म हुआ है।
लेकिन एक बात ध्यान में रखना, संस्कृत भाषा का जन्म किसी भी भाषा से नहीं हुआ। ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन तो समझा देता हूँ। संस्कृत भाषा जो है वह किसी भी भाषा से उसका जन्म नहीं हुआ है, बल्कि संस्कृत भाषा से ही यह माना जाता है कि दुनिया का हर भाषा संस्कृत भाषा से ही व्युत्पत्ति हुआ है, यानी कि उसका निर्माण हुआ है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, बस ये जनरल नॉलेज है, आप लोग समझते रहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म है तो हमें सनातन धर्म के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे, उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने भूतकाल को भूल जाते हैं तो हम कभी भी अपने आने वाले कल को अपना नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये एंड गेम में भी डायलॉग था। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं अपने चीज़ों पर। देखो आइसोस का मतलब क्या होता है? आइसोस का मतलब होता है इक्वल। यहाँ पर हमारे पास जो आइसोथर्म है, ये आइसोथर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसोस और थर्म। तो आइसोस का मतलब होता है इक्वल और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, थर्म का जो मतलब होता है वो होता है टेम्परेचर। तो यानी कि जब इक्वल टेम्परेचर पर बात किया जा रहा है, जब हम आइसोथर्म का मतलब समझ में आ गया कि इक्वल टेम्परेचर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीबी आइसोथर्म का तब क्या मतलब हुआ कि जब हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर या एक इक्वल टेम्परेचर पर हम एक प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ को ड्रा कर दें। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को मैंने पी लिख दिया, वॉल्यूम को हमारे पास मैंने पूरा लिख दिया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर जब हम वॉल्यूम और प्रेशर के अगेंस्ट एक कर्व को ड्रा कर दें, जैसे यहाँ पर एक कर्व हमने ड्रा कर दिया, तो ये जो हमारे पास कर्व बना हुआ है, जब हम किसी भी कर्व को प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट में कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक कर्व को ड्रा कर दें, तो इस प्रकार के कर्व को ही हम कहते हैं पीबी आइसोथर्म। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी भी कर्व को, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट ड्रा करते हैं, तो इस कर्व को ही हम कहते हैं पीबी आइसोथर्म। ठीक है, ये तो हमारे खैर बेसिक बातें हुई, ये हमारे एग्जाम में लिखने वाली चीज़ें नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह बात पता चल चुकी है कि पीबी आइसोथर्म क्या है, मतलब एक हमें ग्राफ डिजाइन करना होगा। तो हमारे पास जो ग्राफ डिजाइन होगा उसमें हमारा जो प्रेशर है और वॉल्यूम है, ये दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो हमने एक ग्राफ ड्रा करना शुरू कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इक्वल है यानी कि कांस्टेंट, और यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो प्रेशर हमारे पास रहेगा, और यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम हमारे पास है। ठीक है, और जो यहाँ पर हम कर्व ड्रा करेंगे वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम नहीं, एक्चुअली एंड्रयू एक महोदय थे, ठीक है, अंग्रेज साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के आइसोथर्म को ड्रा करना शुरू किया, यानी कि कर्व्स को ड्रा करना शुरू किया। वो इसलिए ड्रा कर रहे थे क्योंकि वो ये देखना चाह रहे थे, एक्चुअली जब वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए तो उन्होंने देखा कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब गैसियस स्टेट में होता है, तो जब उस पर हम प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो जब उन पर हम प्रेशर लगाते जाते हैं, तो बायल्स के अनुसार अगर टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, घटता जाएगा, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बोला गया है बायल्स लॉ में, ये बात बोला गया है ना। तो उन्होंने इसी पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में है उस पर प्रेशर उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक ऐसा प्रेशर पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसियस स्टेट में, वह लिक्विड स्टेट में बदलना शुरू हो जाता है। और गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में किसी भी गैस का बदलना लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहलाता है। यह भी बात ध्यान में रखिएगा। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या होता है, जब गैसेस को गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया जाए तो उसी को ही हम कहेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ठीक है, तो यही सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब क्या, एंड्रयू ने एक ऐसे, यहां पर मैंने एक पॉइंट दिया जिसका नाम उन्होंने दिया ए, ठीक है। ए पॉइंट पर उन्होंने कहा कि हमारे पास रुक जाओ, मैं आप सभी को समझाने के लिए कुछ कर लेता हूं, चलो ठीक है। एंड्रयू महोदय जो थे उन्होंने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड के, एंड्रयू महोदय जो थे उन्होंने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पर, मतलब अभी हमने एक कांस्टेंट, पहले हम एक टेम्परेचर उठाते हैं जिसे हम नाम दे देते हैं T1 इज इक्वल टू, उन्होंने पहले 12.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ये 12.1 लिखा गया है, ठीक है। इस टेम्परेचर पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जब शुरू किया तो उन्होंने एक सर्टेन प्रेशर पर, यहाँ पर हमारे पास एक थोड़ा सा कम प्रेशर और बहुत ही अधिक वॉल्यूम वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उन्होंने उठाया। इस पर उन्होंने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया। क्या किया उन्होंने, प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि वॉल्यूम है हमारे पास, हमारे गैस के पास वॉल्यूम है। तो बायल्स लॉ कहता है कि अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, टेम्परेचर अगर हमारा कांस्टेंट है तो जो हमारे पास प्रेशर होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, घटने लग जाएगा। तो जब घटने लग जाएगा तो उन्होंने देखा, एंड्रयू महोदय ने, कि सच में कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे घटना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर एक पॉइंट बी पर पहुंच गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जब प्रेशर को उन्होंने बढ़ाया तो देखो प्रेशर यहाँ पर बढ़ गया है, यहाँ की तुलना में देखो प्रेशर बढ़ चुका है। और वॉल्यूम को अगर देखो तो वॉल्यूम इधर बढ़ रहा था, लेकिन अब इधर ध्यान से देखो तो वॉल्यूम हमारा घट चुका है, थोड़ा सा ही सही लेकिन घटा हुआ है, ठीक है। फिर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह एक ऐसी स्टेट में पहुंच चुका है जहां पर अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड का हम प्रेशर कितना भी ऊपर करें, या प्रेशर को मतलब हम बढ़ाएं या फिर हम प्रेशर को घटाएं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया है इसलिए ऐसे डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किया, प्रेशर को हमने घटाया इसलिए हमने एक और डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि किसी भी स्टेट में जब हमारे पास जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह जब बी पॉइंट पर पहुंच चुका है तो हम चाहे प्रेशर को बढ़ाएं या प्रेशर को घटाएं, ठीक है, चाहे हम प्रेशर को बढ़ाएं या प्रेशर को हम घटाएं, ऐसे सिचुएशन में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब वह बी पॉइंट पर पहुंच चुका है तो वह, उसका वॉल्यूम इसके प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं क्या हो रहा है। देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ए पॉइंट पर था तो हमारे कुछ प्रेशर थे उसके पास और वॉल्यूम बहुत ही अधिक था, क्योंकि इस लाइन में हमारा वॉल्यूम है और इस लाइन में हमारा प्रेशर है, तो प्रेशर बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत अधिक है, ठीक है। तो प्रेशर, एंड्रयू महोदय क्या किए कि इसके प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर दिए। प्रेशर जैसे बढ़ा तो बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। तो जब वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया तो एक पॉइंट बी मिला, जिस पॉइंट बी पर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लिक्विड स्टेट में बदलना शुरू हो गया। पहले वह गैसियस स्टेट में था, तो एक ऐसा सर्टेन प्रेशर वहां पर मिला जहां पर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड था वह लिक्विड स्टेट में बदलना शुरू हो गया। अब इस पॉइंट बी पर हम कितना भी प्रेशर बढ़ाएं या प्रेशर लगाएं या कितना भी प्रेशर हम कम करें, ये जो डॉटेड लाइन है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं या प्रेशर को घटा रहे हैं, उससे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के जो वॉल्यूम घटने का दर है उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये देखो अब जो वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंटली एक समान गति से घटता जा रहा है, 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 घटता जा रहा है। लेकिन प्रेशर हम कितना भी बढ़ाएं कितना भी घटाएं इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक ऐसा सिचुएशन आता है, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं सी पॉइंट। इस पॉइंट पर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह पूरे तरीके से लिक्विड स्टेट में बदल चुका है, ठीक है।
अब इस लिक्विड स्टेट में बदलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड पर हम कितना भी प्रेशर लगा दें, इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही हल्का सा कम होता है। क्या होता है? बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही एकदम बहुत कम इसका वॉल्यूम अब बदलेगा। इसीलिए हम एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं और इसे हम कहेंगे डी पॉइंट। मैंने क्या कहा, एक बार समराइज कर देता हूं। हमने एंड्रयू महोदय ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उठाया। उन्होंने इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेम्परेचर है उससे 12.1 सेंटीग्रेड पर फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। उसके बाद उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ को ड्रा करना शुरू किया। ए पॉइंट पर उन्होंने देखा कि हमारे इस कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ वॉल्यूम है और कुछ प्रेशर भी है। उन्होंने क्या किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को कम करना शुरू कर दिया, प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया तो वॉल्यूम घटना शुरू हो गया, क्योंकि बायल्स लॉ यही कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम घटने लग जाएगा। तो एक पॉइंट बी ऐसा आया जहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वह लिक्विड स्टेट में बदलना शुरू हो गया, यानी कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हो गया, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल थे वो लिक्विड स्टेट में बदलने शुरू हो गए। जैसे आप लोग देखते होंगे, ठंडक का भी समय है तो आप लोग देखते होंगे कि ओस की किरणें कर रहा हूँ मैं, ओस की बूंदें, जो हमारे ओस की बूंदें हैं, शीत की जो बूंदें होती हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, एक फुहारे की तरह होते हैं। लेकिन आप लोग देखते होंगे जब रात में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होने लग जाता है तो आप लोग देखते होंगे कि जो ओस की बूंदें होती हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनका लिक्विफिकेशन ज़्यादा होना शुरू हो गया है। वो ज़्यादा मात्रा में एक दूसरे से जुड़ जा रही हैं। जब हम टेम्परेचर हमारा कम होने लग जा रहा है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बूंदें बनकर गिर रही हैं। यही हमारा यहाँ भी हो रहा है कि ये जो हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल थे वो लिक्विड स्टेट में बदलना शुरू हो गए। चाहे अब हम प्रेशर घटाएं या बढ़ाएं, इससे हमारा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस वॉल्यूम के डिक्रीजेज में। ठीक है, फिर सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिस पॉइंट पर हमारा जो गैस है वह पूरे तरीके से लिक्विड स्टेट में बदल चुका है। अब यह लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड पर हम कितना भी प्रेशर लगा दें, इसका वॉल्यूम बहुत ही हल्का सा कम होता है, बहुत ही थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए हम इसको एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई, सब कुछ समझ में आ गया। तो यहाँ पर हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें सब कुछ क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वह ए से बी के बीच जो ग्राफ है, यहाँ पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है। जो बी से सी का ग्राफ है, इस सिचुएशन में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह गैसियस और लिक्विड दोनों स्टेट में है। और यह जो सी से डी ग्राफ है, इस सिचुएशन में लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, किसी दूसरे टेम्परेचर पर अब उन्होंने क्या किया, T2 ले लिया। T2 इज इक्वल टू उन्होंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, यानी कि 12 से उन्होंने क्या किया, चलो 22 मान लेते हैं। कितना किया था उन्होंने, आई थिंक 21 किया था। हाँ, 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड उन्होंने क्या दिया, 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो हमारे पास समान वॉल्यूम के जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को उठाते हैं, ठीक है, समान वॉल्यूम के कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने लिया, प्रेशर जो है वह थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया इस सिचुएशन में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि इस सिचुएशन में, जैसे यहाँ पर हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E, इस E पॉइंट पर अगर ध्यान से देखो तो वॉल्यूम अभी भी समान है, क्योंकि A और E पॉइंट जो है वो एक लाइन में है। तो जब एक लाइन में हमारे दोनों पॉइंट हैं, यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो समान है। ठीक है, क्योंकि यह एक्सिस जो है वह वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पॉइंट से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस पॉइंट से जब हमारे प्रेशर को उन्होंने बढ़ाना शुरू किया, जब इस पॉइंट पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इस पॉइंट पर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। तो जब उन्होंने प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया
तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया था F। ठीक है, EF। इस पॉइंट F पर जो हमारा वॉल्यूम है, जो हमारा गैस था, वो पूरे तरीके से इस सिचुएशन में पहुंचने के बाद लिक्विफिकेशन होना शुरू हो गया। देखो E पर जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था तो वह गैसियस स्टेट में था। प्रेशर उन्होंने बढ़ाया तो वॉल्यूम घटना शुरू हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। और इस सिचुएशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम घटना शुरू हो गया तो एक पॉइंट F आया जिस सिचुएशन में गैस का लिक्विफिकेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब यहां से कहने का यह मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह लिक्विड स्टेट में बदलना शुरू हो गया। जब लिक्विड स्टेट में बदलना शुरू हो गया तो इसके बाद हम इस पर कितना भी प्रेशर लगाएं या कितना भी प्रेशर को कम करें, इससे इस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर बन चुका यह ग्राफ है। ठीक है, और यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम प्रेशर को कितना घटा रहे हैं चाहे कितना भी बढ़ा रहे हैं, जो हमारा वॉल्यूम का डिक्रीजन है, जो डिक्रीजिंग हो रहा है वॉल्यूम, वह कॉन्स्टेंटली गति से हो रहा है, वह एक समान गति से होना शुरू हो गया है। अब प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा है वॉल्यूम का बदलना। और फिर एक पॉइंट EF और G आ जाता है जिस पॉइंट पर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह पूरे तरीके से गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल चुका है। ठीक है, अब इस लिक्विड स्टेट पर हम कितना भी प्रेशर को बढ़ा दें इसका वॉल्यूम घटेगा नहीं, बहुत हल्का सा घटेगा जिसे हम मानेंगे कि नहीं घट रहा है। ठीक है, और इसको उन्होंने पॉइंट दे दिया H। लेकिन अब इस कर्व और इस कर्व में ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारे पास आइसोथर्म बने हैं ABCD और EFGH हमारे पास जो बना हुआ है ABCD EFGH में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जब हमारे पास वॉल्यूम समान था तो उन्होंने देखा कि इस सिचुएशन में जब वॉल्यूम समान था लेकिन जब हम टेम्परेचर को अधिक कर दिए तो हमारा जो प्रेशर है वो इतना ना होकर इतना हो चुका है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन दोनों आइसोथर्म या कर्व में एक छोटा सा डिफरेंस है, दो छोटे से डिफरेंसेस है। पहला छोटा डिफरेंस ये है कि जब हम वॉल्यूम को समान ले रहे हैं लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट ले रहे हैं तो जो हमारे प्रेशर की मात्रा है, वह प्रेशर जिस पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा है वह प्रेशर बदल जा रहा है। और इस सिचुएशन में जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर हमें अधिक लगाना पड़ रहा है, तब जाकर लिक्विफिकेशन शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ जो हमारा BC हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वह FG हॉरिजॉन्टल लाइन की अपेक्षा बड़ा है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास जब हम टेम्परेचर को बदल रहे हैं तो जो हमारे पास लिक्विफिकेशन हो रहा है गैस का, उसमें वॉल्यूम जो बदल रहा है इसमें ज़्यादा वॉल्यूम घट रहा है, जबकि इसमें वॉल्यूम घटने का दर कम हो चुका है, इसमें कम डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। ये उन्होंने दूसरा पॉइंट कहा। ठीक है, फिर उन्होंने एक तीसरे टेम्परेचर T3 पर, T3 उन्होंने क्या किया, हम मान लेते हैं 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ, उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। तो लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द कर्व बिकम शॉर्टर, छोटा हो जा रहा है विथ फर्दर। अब इसके बाद जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेज अंटिल इट रिड्यूस टू अ पॉइंट J। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अब कह रहे हैं कि जब इसके बाद भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पर एक इसी समान वॉल्यूम का एक नया हमने कार्बन डाइऑक्साइड उठाया, समान वॉल्यूम है लेकिन इस बार प्रेशर बढ़ चुका है और यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर I नाम दे दिया। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह गैसियस स्टेट में है। इसके प्रेशर को उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। क्या किया, इसके प्रेशर को उन्होंने बढ़ाना शुरू किया, इसलिए वॉल्यूम घटना शुरू हो गया। ठीक है, और फिर जब यह वॉल्यूम घटना शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि इस बार जब टेम्परेचर को हम 31 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है
वो घटना शुरू हो रहा है, लेकिन वह एक कांस्टेंट लाइन, एक कॉन्टिन्यूअस लाइन देना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखो, इसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से मैं समझा सकूँ। ठीक है, बातें क्लियर हुई? अब देखो यहाँ पर इसे ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो समझ गए बात, तो वहीं पर ही हमारा कॉन्सेप्ट एकदम पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर कहता है कि जब हम टेम्परेचर को इसके बाद भी बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हम 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम अपने टेम्परेचर को पहुंचा दे रहे हैं, ये हमारे पास इसका टेम्परेचर है, तो इस सिचुएशन में उन्होंने देखा कि जब हमारे पास 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो उन्होंने देखा कि इसका जो लेंथ है, हॉरिजॉन्टल लाइन का लेंथ जो है वह छोटा होने लग गया। उसके बाद भी जब उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसके बाद का जो टेम्परेचर बढ़ने पर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा वह और छोटा होने लग गया। फिर उन्होंने देखा कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, एक ऐसा टेम्परेचर उन्होंने प्राप्त किया जहां पर यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वह केवल एक पॉइंट में बदल गया है। यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन थे वो केवल अब एक पॉइंट में बदल चुके हैं, जिसे हम जे पॉइंट नाम दे रहे हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन धीरे धीरे करके छोटा होता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर को हम बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ऐसे छोटे होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारा यह हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वह केवल एक पॉइंट में बदल जाएगा, और उस टेम्परेचर को उन्होंने रिकॉर्ड किया कि 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुनना, बोला जा रहा है कि विथ फर्दर राइज इन टेम्परेचर द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेज अंटिल इट रिड्यूस टू ए पॉइंट जे एंड द आइसोथर्म बिकम कॉन्टिन्यूअस एज सीन इन द आइसोथर्म आई जे के। इसे हमने नाम दे दिया के। जो अभी मैंने समझाया वही चीज़ है यहाँ पर इंग्लिश में मैंने प्रोनाउंसिएट किया कि जब हम टेम्परेचर को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, तो जो यह हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन का लेंथ है वो धीरे धीरे करके घटना शुरू हो जाता है और एक पॉइंट जे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि जब हम 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर कोई भी हॉरिजॉन्टल पोर्शन नहीं बचता है। देखो यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल पोर्शन बचा है, यहाँ पर देखो यह हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, यह हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, क्या यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंड नो सडन चेंज फ्रॉम द गैसियस टू लिक्विड स्टेट। अब देखो यहाँ से जब हम बी पॉइंट पर पहुंचे थे तो अचानक से जो हमारा गैसियस स्टेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वह लिक्विड स्टेट में बदल गया। यहाँ से जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमारा जो गैसेस स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड था वह अचानक से ही लिक्विड स्टेट में बदल गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ऐसे पहुँचे, अब यहाँ से धीरे धीरे करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह लिक्विड स्टेट में बदलना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ कहीं पर जाकर अपना लिक्विड स्टेट में बदलेगा और फिर ये हमारे पास प्रेशर को बढ़ा दिया हमने। बातें समझ में आई? यानी कि अचानक से इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस स्टेट में था वह लिक्विड स्टेट में बदल गया, लेकिन इस सिचुएशन में अचानक से नहीं बदलता बल्कि धीरे धीरे करके बदल रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई। तो यहां पर इसीलिए लिखा गया है कि एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर द गैस पासेस इनटू लिक्विड स्टेट विदाउट एनी विजिबल सेपरेशन ऑफ वन फेज फ्रॉम द अदर। कहता है कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमारा टेम्परेचर पहुंचा दिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जो गैस है वह लिक्विड स्टेट में बदल रहा है, लेकिन वहां पर हम उसके फेज को बिना चेंज किए हुए ही बदल दे रहे हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पे फेज कौन सा था, यहाँ पर लिक्विड स्टेट भी था और गैसेस स्टेट भी था, लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो केवल और केवल वह लिक्विड स्टेट में बदल चुका है। लेकिन यहाँ पर हम कहीं भी एक ऐसे पॉइंट को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जहाँ पर वह केवल और केवल लिक्विड स्टेट में ही हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कर्व हमारा बन रहा है, ऐसा कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस ट्रांजिशन ऑफ स्टेट। इस स्टेट को हम कहेंगे
क्योंकि हम कुछ प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा गैस है वह गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में बिना किसी फेज के बदलाव किए हुए ही, बिना किसी फेज के सेपरेशन किए हुए ही यह लिक्विड स्टेट में बदल जा रहा है हमारा गैस। इसलिए इस स्टेट को हम कहेंगे कि कॉन्टिन्यूअस ट्रांजिशन ऑफ स्टेट, मतलब लगातार यह अपने स्टेट को बदलता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब वह लिक्विड स्टेट में पूरी तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप सबको समझ में आई? हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो पीछे कर लेना वीडियो। मैं इसीलिए इस लेक्चर में आप सभी को पूरा केवल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, क्योंकि पीवी आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो ऐसा होगा कि आप लोगों को रटना पड़ जाएगा। तो हम रटने पर जोर नहीं देते, हम समझने पर जोर देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। इसके आगे भी एक पॉइंट बोला गया है। इसके आगे बोला जा रहा है, यहां तक तो हमारा काम हो चुका। इसके बाद बोला जा रहा है कि जब हम 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से हम इसके टेम्परेचर को और भी आगे लेकर जाते हैं, इस टेम्परेचर से भी और भी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो एक ऐसा सिचुएशन आता है, जैसे हम मान लेते हैं T4 इज इक्वल टू दिया गया है 51 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस टेम्परेचर पर 51 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वह लिक्विड स्टेट में बदलता ही नहीं है। ठीक है, यहां पर ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, यहां पर हम इस कर्व को नाम दे देते हैं L और इस कर्व को नाम दे देते हैं M। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट, इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है, ध्यान से सुन लो। हमने समान वैल्यूम का, यहां पर वैल्यूम मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, यहीं पर हमारे पास वैल्यूम खत्म हो जाता ना, ये पॉइंट है। हमने समान वैल्यूम का फिर से कार्बन डाइऑक्साइड उठाया, टेम्परेचर 51 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया हमने, इसके प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो वैल्यूम इसका घटना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो जब वैल्यूम घटना शुरू हो गया, लेकिन कहीं भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहां पर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होना शुरू हो जाए। कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहां पर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह लिक्विड स्टेट में बदल जाए। ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जब उन्होंने टेम्परेचर को 51 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दिया, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह लिक्विड स्टेट में कहीं भी नहीं बदल पा रहा है। कितना भी हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में नहीं बदल पा रहा है। और यहीं पर एंड्रयू महोदय चौंक गए कि अभी तक तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे थे और टेम्परेचर को बदल रहे थे, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में बदल रहा था। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर हमने प्राप्त कर लिया कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना भी बढ़ाएं तो इस सिचुएशन में वह लिक्विड स्टेट में नहीं बदल रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका हम जब टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर प्राप्त कर ले रहे हैं जिस टेम्परेचर पर हम उसके प्रेशर को कितना भी बढ़ा रहे हैं वह लिक्विड स्टेट में नहीं बदल रहा है, तो वो चौंक गए और बहुत सारे गैसेस पर उन्होंने अध्ययन करना अपना फिर से शुरू कर दिया। और उन्होंने देखा कि हर एक गैस के लिए, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर एक गैस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर हम जब उसके प्रेशर को कितना भी बढ़ा ले जाएं उसका वैल्यूम जो है वह कम नहीं होगा, उसका जो लिक्विफिकेशन हो रहा था वह ख़त्म हो गया है। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर प्राप्त कर लिए जिस टेम्परेचर पर हम कितना भी प्रेशर बढ़ाते चले जाएं, जो हमारा गैस है वह लिक्विड स्टेट में नहीं बदल रहा है। तो इस टेम्परेचर को उन्होंने नाम दिया था क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? मैं फिर से इसका डिफिनीशन रिपीट करता हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर हमारा जो गैस है उस पर हम कितना भी, उसके बाद के टेम्परेचर पर हम कितना भी उस पर प्रेशर लगाएं, वह जो हमारा गैस है वह लिक्विड स्टेट में ना बदले। तो इस टेम्परेचर को ही हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर।
तो क्रिटिकल टेम्परेचर का डिफिनीशन पता चल गया। क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हम टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें और उस पर हम प्रेशर को लगाते रहें, कितना भी लगाएं, लेकिन वह टेम्परेचर के बाद वाले टेम्परेचर पर हमारा जो गैस है वह लिक्विड स्टेट में ना बदले, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर हम जितना प्रेशर लगाकर अपने गैस को लिक्विड स्टेट में बदल रहे हैं, उस प्रेशर को हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है। और क्रिटिकल वॉल्यूम का क्या डिफिनीशन होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर जो हमारे गैस के द्वारा वॉल्यूम को ऑक्युपाइड किया जा रहा है, रखा जा रहा है, उसी वॉल्यूम को ही हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है। और यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिटिकल आइसोथर्म। ठीक है, सॉरी, क्रिटिकल फिनोमिना कहा जाता है। और जो हमारे पास आइसोथर्म जो जे से क्रॉस कर रहा है, जो देखो ये जो हमारे पास आइसोथर्म या कर्व जो है, यह हमारे जे पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, इस आइसोथर्म को हम कहते हैं क्रिटिकल आइसोथर्म और इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। बात क्लियर हुई? इतनी चीजें आपको समझ में आई। 4-5 डिफिनीशन है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल फिनोमिना, क्रिटिकल आइसोथर्म। मैं फिर से रिपीट कर दूं? नहीं जरूरत है, आप लोगों को वीडियो पीछे कर लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। जिस पॉइंट पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमारा क्रिटिकल कंडीशन उत्पन्न हो रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट से क्रॉस किए हुए आइसोथर्म को, क्रिटिकल पॉइंट पर क्रॉस किए हुए आइसोथर्म को हम कहेंगे क्रिटिकल आइसोथर्म। और जो यह फिनोमिना है, इसको क्रिटिकल फिनोमिना कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया और इस वीडियो की सहायता से हमने इस पीवी आइसोथर्म का पूरा कॉन्सेप्ट समझा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने केवल इसे समझाने में ज़्यादा समय दिया है। ठीक है। आप लोगों को यह लेक्चर याद अब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से हर एक पॉइंट को लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो नोट्स है वो आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब लेक्चर तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी लंबा समय इसमें दिया है। तो लेक्चर समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप सभी को यह कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है या नहीं। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।